स्टूडेंट्स, ग्राफिकल एनालिसिस के बाद अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव मोशन। बिल्कुल बच्चों, रिलेटिव मोशन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके पहले थोड़ा सा हम लोग इसकी बेसिक पॉइंट्स सीख लेते हैं कि क्या क्या चीजें यहां पर हमको अब नई मिलेंगी। बच्चों देखिए, अभी तक हम लोगों ने पूरे चैप्टर में जो डिस्कस किया वो भी एक तरह का रिलेटिव मोशन ही था, बट वो सारी चीजें अपन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे थे। आपने नोटिस किया होगा जितने भी क्वेश्चंस हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे उसमें सभी में लिखा हुआ था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या हम लोग ग्राउंड को हमेशा अपना रेफरेंस सेलेक्ट कर रहे थे। हमने एक पॉइंट भी यहाँ पर डिस्कस किया था अपनी बेसिक थ्योरी में कि अगर क्वेश्चन में कहीं भी कुछ डिफाइन ना हो तो ग्राउंड को अब अपना रेफरेंस सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी तक अपन ने जितना भी डिस्कशन किया वो सब रिलेटिव था, बट वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था। और ग्राउंड को अपन ने किस पे मान रखा था? रेस्ट पे। तो उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे। अब बच्चों यहां पर हमको क्या क्या चेंजेस मिलने वाले हैं उस पर बात करते हैं। अब से हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें मोर देन वन पार्टिकल साइमल्टेनियसली मूविंग स्टेट में हो सकते हैं। मोर देन वन पार्टिकल साइमल्टेनियसली मूविंग स्टेट में हो सकते हैं, और वो मोशन में आने के बाद पार्टिकल एक दूसरे को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभी तक तो क्या था कि सारी चीजें अपन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रहे थे। अब क्या होगा? दो पार्टिकल साइमल्टेनियसली मूविंग है और दोनों मूव करते हुए एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे कि उसकी स्पीड मुझसे कितनी ज्यादा है, या वो मेरे रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर उसका डिस्प्लेसमेंट मेरे रिस्पेक्ट में कितना है, या मेरे रिस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन कितना है। ये सारी बातें बच्चों हम लोग करने वाले हैं। पर यहां पर सबसे पहली चीज, कुछ और बेसिक पॉइंट जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उन पर बात करते हैं। बच्चों हम लोग कुछ ऐसी टर्म्स तैयार कर रहे हैं सो दैट अपन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो वो हमें आसानी से क्लिक कर जाए। बच्चों हमें अब अपने क्वेश्चन में जहां भी लिखा हुआ मिलेगा कि ये वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, जहां भी हमको मिलेगा ये वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो हम उसको कैलकुलेशन के दौरान एक्चुअल वैल्यू नाम देंगे। क्योंकि हम जब भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन करेंगे या रेस्ट स्टेट से ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमको वही चीज दिखाई देगी जो एक्चुअल में वहां पर हो रही होगी, क्योंकि ग्राउंड को हमने रेस्ट पे मान रखा है। आइए इस पर एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। मानकर चलिए स्टूडेंट्स के यहां पर एक कोई व्हीकल है एंड दिस व्हीकल इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड राइट नाउ। 10 से मूव कर रहा है और इसका माइलोमीटर ऐसा शो कर रहा है कि इसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। बच्चों अगर हम लोग यहां पर एक ऑब्जर्वर बना दें जिसको मैंने बोल दिया कि ये ग्राउंड पे है और रेस्ट स्टेट में है, तो बच्चों सोच के बताइए आप सभी कि इस ऑब्जर्वर को ये व्हीकल कितनी स्पीड से चलता हुआ दिखाई देगा? 10 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्चुअल में भी वो 10 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा है। तो नोटिस कीजिए, इस ऑब्जर्वर को जो कि ग्राउंड पे था और रेस्ट स्टेट में था उसको वही वैल्यू दिखाई दी जो एक्चुअल में वहां पर है। तो इसका मतलब जब भी हम लोग ग्राउंड से या रेस्ट स्टेट से किसी बॉडी को देखेंगे तो हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो सब उसकी एक्चुअल वैल्यूज हम लोग नाम देने वाले हैं। पर अब इसी में यहां पर बच्चों एक और सिचुएशन बना देते हैं कि साइमल्टेनियसली एक व्हीकल हम लोग और रन कर देते हैं और उस व्हीकल की वैल्यू की स्पीड की वैल्यू हम लोग ने कितनी कर रखी है? 5। तो बच्चों जल्दी से आंसर दीजिए, इस ऑब्जर्वर को इसकी स्पीड कितनी मिलेगी? 5। बिल्कुल। इस ऑब्जर्वर को इसकी स्पीड कितनी मिलेगी? 10। पर अब हमने क्या किया? एक ऑब्जर्वर यहां बैठा दिया। मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है O डैश और इसको बोल देते हैं ऑब्जर्वर O। तो बच्चों इस ऑब्जर्वर को ये व्हीकल खुद से कितना तेज चलता हुआ दिखाई देगा? 5 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियस सी बात है, मैं दोबारा पूछ रहा हूं कि इस ऑब्जर्वर को ये वाला व्हीकल खुद से कितना तेज चलता हुआ दिखाई देगा? 5 मीटर पर सेकेंड, जबकि एक्चुअल में कितना है? 10। पर इसको कितना दिखाई दे रहा है? 5। क्योंकि ये दोनों मूविंग स्टेट में है तो इसको हमेशा खुद के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन दिखाई देगा, इसको एक्चुअल वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है। तो आपने नोटिस किया कि ग्राउंड से हमें एक्चुअल ऑब्जर्वेशन मिला, और जबकि मूविंग स्टेट में जब हम लोग आ गए तो मूविंग स्टेट में आने के बाद हमको जो दिखाई दिया वो खुद से दूसरे का कंपैरिजन या फिर उससे रिलेटिव स्टडी दिखाई दी। तो ये बातें बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं। सेकेंड थिंग, दूसरा हम लोग अगर पोजीशन की बात करें तो अभी से हम लोग हिंट डाल देते हैं इसके दिमाग में, तो आगे आपको ये क्लियर हो जाएगा। बच्चों मानकर चलिए कि इस समय मैं एक ओरिजिन हूं, मानकर चलिए मैं एक ओरिजिन हूं और हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहे हैं, मान लेते हैं, या पोजीशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बच्चों मैं ओरिजिन हूं तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0। और ये एक पार्टिकल है जो कि 5 मीटर पोजीशन कोऑर्डिनेट पर प्लेस्ड है, ओरिजिन से 5 मीटर। और मान लीजिए सर की लोकेशन जो है वो ओरिजिन से 10 मीटर पे है। तो अगर मुझसे पूछा जाए, मैं ओरिजिन हूं, मुझसे पूछा जाए कि ये जो पेन है वो मुझसे कितना आगे, मैं बोलूंगा 5 मीटर आगे है। बिल्कुल। और सर की जो पोजीशन है वो मुझसे कितनी है? 10 मीटर आगे है। बिल्कुल। बच्चों सोचिए, यहां अगर एक ऑब्जर्वर होता तो उस ऑब्जर्वर से पूछते कि ऑब्जर्वर बताओ कि सर की पोजीशन कितनी आगे है, तो वो क्या बोलता कि सर मुझसे 5 मीटर आगे है। और अगर सर से पूछे कि सर बताइए पेन आपसे कितना पीछे है, तो सर बोलेंगे 5 मीटर पीछे है। तो बच्चों आपने नोटिस किया
ये पेन बोल रहा है कि सर 5 मीटर आगे है, जबकि सर मेरे से कितना आगे है 10, पर इसको कितना दिखाई दे रहे हैं सिर्फ 5। बिल्कुल। और सर के रिस्पेक्ट में पेन कितना पीछे है 5। तो ऑब्जर्व कीजिए कि पेन बोल रहा है 5 मीटर आगे, सर बोल रहे हैं कि पेन 5 मीटर पीछे है। मैंने क्या किया, ऑब्जर्वर्स को इंटरचेंज कर दिया। एक बार पेन ऑब्जर्व कर रहा है और दूसरी बार सर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आपने नोटिस किया कि जब मैंने ऑब्जर्वर्स को इंटरचेंज किया तो वैल्यू जो ऑब्जर्वेशन की है उसमें कोई चेंज नहीं आया। ये भी बोल रहे हैं 5 मीटर, वो भी बोल रहे हैं 5 मीटर। बिल्कुल। बट बदला क्या है, डायरेक्शन। ये बोल रहे हैं मुझसे 5 मीटर आगे है और ये बोल रहे हैं कि पेन मुझसे 5 मीटर पीछे है। तो ये बातें बच्चों हम लोग कैलकुलेशन के दौरान करने वाले हैं कि अगर हम लोग एक ही क्वेश्चन में ऑब्जर्वर को आपस में इंटरचेंज कर दें तो मैग्नीट्यूड में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर डायरेक्शन आप नोटिस कीजिएगा, जैसे यहां पे आगे और पीछे आई ऐसे ही वहां पे डायरेक्शंस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अलग अलग आएंगे। तो ये सारी बातें बच्चों हम लोग करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन और उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन। बिल्कुल बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू द अनदर। अब बच्चों यहाँ पर दो पार्टिकल है, पार्टिकल ए, पार्टिकल बी। दोनों पार्टिकल इनिशियली ओरिजिन पे थे और उसके बाद वो मूव करना चालू हुए। पार्टिकल ए की जो स्पीड है वो va है और पार्टिकल बी की स्पीड है vb है। अब बच्चों किसी टी टाइम पर पार्टिकल ए यहां पहुंच गया और पार्टिकल बी ओरिजिन से यहां पर पहुंच गया। इसका मतलब अगर आप ढंग से देखें, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पार्टिकल ए का डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स ए ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, और पार्टिकल बी का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हुआ एक्स बी डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों ये तो बात हुई ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। अब मान लेते हैं जैसे अपन रिलेटिव मोशन की बात करें कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरा, तो अगर मैं वही बोलता कि पार्टिकल बी का डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होता, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो क्या ए अपने आप से चेक करेगा कि बी मुझसे कितना आगे है? तो उसके लिए उसने क्या चेक करना है कि पार्टिकल बी ए से कितना आगे डिस्प्लेस हो चुका है। तो बच्चों उसके लिए अपने को कहीं ना कहीं इस पाथ की आवश्यकता पड़ेगी। और ये पाथ की लेंथ आप देख सकते हो, जब ओरिजिन से बी का एक्स बी डिस्टेंस था या एक्स बी डिस्प्लेसमेंट था, ओरिजिन से ए का एक्स ए डिस्प्लेसमेंट था, तो ये वाला क्या होगा, एक्स बी माइनस एक्स ए। ये किसका किसके रेस्पेक्ट में है, बी का ए के रेस्पेक्ट में। बिल्कुल सही सर। तो क्या अपन इसको लिख सकते हैं, इसको बच्चों पढ़ने का तरीका होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। बच्चों जो बाद में लिखा होता है वो विद रेस्पेक्ट, मतलब किसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन हो रहा है। ये तो वो होता है जिसको अपन देख रहे हैं, और जो ऑब्जर्व कर रहा है वो कौन है बच्चों, ए। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर साथ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ अकेला बी लिखा हुआ है, यहां पर अकेला ए लिखा हुआ है, पर यहां पर बी और ए दोनों लिखे हुए हैं। तो जब भी ऐसी कोई टर्म्स आ जाए कि मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट या कुछ टर्म नहीं है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ग्राउंड का मतलब जो भी ऑब्जर्वर ग्राउंड पर और रेस्ट कंडीशन में है उसके रेस्पेक्ट में ये डिस्प्लेसमेंट है। और यहां पर अपन ने उस ऑब्जर्वर को ओरिजिन पे कंसीडर करा है जो रेस्ट पर भी है, ग्राउंड पर भी है और ओरिजिन पे प्लेस्ड है। उसके रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट बी का हो गया एक्स बी और ए का हो गया एक्स ए। तो बच्चों वापस बोल रहा हूं, अगर दो टर्म लिखी हो मतलब बी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ए, और जब भी कुछ ना लिखा हो तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहां पर अगर मैं इन पोजीशंस को डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बी ए अपॉन डी टी, एक्स डी बी, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बी अपॉन डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ए अपॉन डी टी। बच्चों मैंने इसी टर्म को विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दिया। अब पोजीशन को जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो सर क्या मिलता है अपने को, वेलोसिटी। इसका मतलब मुझे यहाँ पर वेलोसिटी मिलेगी। तो कुछ देर पहले सर ने आपको एक एग्जांपल दिया था कि दो व्हीकल है, एक की वेलोसिटी 10 है, दूसरी की वेलोसिटी 5 है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थी, वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आंसर्स कुछ अलग आए थे। तो अपन बच्चों वही बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन यही तो होगा। इसको क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये वाला वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वापस बोल देते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब किसी की ऑब्जर्वर को किसी पर्टिकुलर टर्म को ऑब्जर्व करना है तो आप उसको इस प्रकार से लिख सकते हो। तो क्या मैं इसी को यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब बच्चों ये पहली टर्म हो गई। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, इसको ये रिलेटिव वेलोसिटी भी एक तरीके से, रिलेटिव वेलोसिटी
इस पूरी टर्म को शॉर्ट फॉर्म में आप रिलेटिव वेलोसिटी बोल सकते हैं। और ये क्या है बच्चों? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जैसा सर ने आपको बोला कि अपन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो भी वेलोसिटी लेंगे वो क्या कंसीडर करेंगे? अब एक्चुअल कंसीडर करेंगे। इसका मतलब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी, दैट मींस इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, ऑब्जर्व्ड। बिल्कुल सर, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए। और ए कौन है? ऑब्जर्वर या रेफरेंस हम लोग बोलते हैं। बिल्कुल सर। तो इसको तो अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं और जो ऑब्जर्वर है उसकी एक्चुअल वेलोसिटी यहां लिख देते हैं, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए। और ये कौन है बच्चों? ऑब्जर्वर की। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये तो है ऑब्जर्व जिसको अपन कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट। और कौन ऑब्जर्व कर रहा है? उसकी वेलोसिटी, यहां पर एक्चुअल वेलोसिटी। और एक्चुअल का मतलब हो गया विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन ने एक्स बी माइनस एक्स ए लिखा, वेलोसिटी के लिए वी बी माइनस वी ए लिखा। अगर मैं जस्ट इसका उल्टा बोलता कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होता, तो अपन क्या लिखते हैं? वी ए माइनस वी बी। अब बच्चों ऐसा मत बोलना कि सर अब ऑब्जर्वर तो आप पहले लिख दिए। नहीं बच्चों, अब इस क्वेश्चन के अंदर, इस पर्टिकुलर टर्म के अंदर बी तो बन गया ऑब्जर्वर और ए है जिसको अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं। सर यहां पर जब भी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान हम क्वेश्चन में वो क्या चीज पढ़ें जिससे हमें पता चल जाए कि ये वैल्यू रिलेटिव वैल्यू है या ये वैल्यू एक्चुअल वैल्यूज है। तो क्वेश्चन पढ़कर हमें कैसे पता चलता है कि ये एक्चुअल वैल्यू है और ये रिलेटिव वैल्यू है? सर ने बच्चों बहुत अच्छी बात पूछी है कि अपने कैसे मालूम पड़े कौन सी एक्चुअल है कौन सी रिलेटिव है। तो बच्चों क्वेश्चन में जब भी लिखा हो कि ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स, इसका मतलब वो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, खुद के रेस्पेक्ट में हुआ इसका मतलब, या फील्स, या फिर उसको अपीयर हुआ। तो बच्चों जब भी वर्ड आते हैं फील्स, अपीयर, सीम्स या फिर ऑब्जर्व करा उसने, ये सारे वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को, मतलब उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। हो सकता है वो ऑब्जर्वर खुद भी मूविंग हो सकता है ऑब्जर्वर रेस्ट पर हो, पर वो जो भी टर्म्स होंगी वो उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में होंगी, मतलब वो रिलेटिव टर्म्स हैं। और जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होंगी वो एक्चुअल होंगी। बिल्कुल सर। तो बच्चों अब मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू इसके मेन कॉन्सेप्ट्स, कि क्वेश्चन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो अभी तो हम लोगों ने सीखा कि मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब रिलेटिव को एग्जैक्टली सॉल्व कैसे किया जाता है वो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और उसके थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन हमको जो दिया है वो लिखा है कार ए इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट। तो बच्चों सबसे पहले अलोंग ईस्ट, ईस्ट को हम लोग किससे डिनोट कर लेते हैं? आई कैप यूनिट वेक्टर से। कार बी इज मूविंग विद सेम स्पीड दैट मींस 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ। और बच्चों हम लोग नॉर्थ को यूनिट वेक्टर जे कैप से डिनोट कर लेते हैं। देन फाइंड नंबर 1। बच्चों आप रीड करके बताइए क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब आप जो बोल रहे हैं उसको खुद एनालाइज कीजिए। वेलोसिटी ऑफ ए मतलब ए की वेलोसिटी देखनी है, विद रिस्पेक्ट टू बी किसको देखनी है? बी को। तो बी कौन हो गया? ऑब्जर्वर। एंड सिमिलरली यहां पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो बच्चों यहां ऑब्जर्वर कौन था? बी, और यहां ऑब्जर्वर कौन है? ए। मेरी बात याद कीजिए, हम लोगों ने यहां पर एक ही क्वेश्चन में ऑब्जर्वर्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया। पहले कौन देख रहा है? बी, फिर कौन देख रहा है? ए। तो आप नोटिस कीजिएगा अपन ने क्या सोचा था कि मैग्नीट्यूड सेम आएगा रिजल्ट का, बिल्कुल, और जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट आनी चाहिए। वही चीज यहां पे प्रूफ भी होके आएगी। बच्चों चेक कीजिए। सबसे पहले अगर हम लोग वी ए बी सॉल्व करें तो बच्चों जैसा कि सर ने आपको बताया वी ए बी, इसकी इक्वेशन जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वी ए माइनस वी बी। बिल्कुल जैसा सर ने आपको बताया बच्चों वैसे ही फॉर्म में हमने यहां लिख दिया। बच्चों कार ए की वैल्यू हमको दी गई है 10 आई कैप दैट इज ईस्ट, और बी की कितनी दी गई है? सेम स्पीड मतलब 10 और जे कैप। तो अगर अपन इसको यहां लिख दें वी ए बी इज इक्वल टू ए के लिए आ जाएगा 10 आई कैप, अब ये आ जाएगा 10 जे कैप। और बच्चों अगर वेलोसिटी है तो यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर पर सेकंड। वो हम लोग आगे प्लेस करने वाले हैं। बच्चों सबसे पहले इस रिजल्ट को देखें। ये रिजल्ट किस फॉर्म में दिया है? वेक्टर फॉर्म में। और हमें जनरली अपना जो क्वेश्चन के आंसर्स दिए जाते हैं वो मैग्नीट्यूड विद नेचुरल डायरेक्शंस की फॉर्म में इस तरह से हमें वैल्यूज ऑप्शंस में दी जाती है। तो हम सबसे पहले यहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं। बच्चों सबसे पहले अगर हम लोग मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो बच्चों मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या सीखे हैं? कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने के बाद बच्चों ये आ जाएगा 10√2 मीटर पर सेकंड। ये हो गया बच्चों इसका मैग्नीट्यूड। बच्चों इसको हम लोग रिलेटिव स्पीड भी बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में मुझे रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पूछी होती, आई मीन ये वेक्टर नहीं लगा होता और सिंपली क्या पूछा होता? फाइंड रिलेटिव स्पीड,
तो ऐसी सिचुएशन में रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म, फर्स्ट फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म एंड देन टेक इट्स मैग्नीट्यूड। तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो कहलाएगा रिलेटिव स्पीड। और अब इसमें अगर हम लोग डायरेक्शन और ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा अपने पास? रिलेटिव वेलोसिटी। बच्चों डायरेक्शन ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल या फिर पैरेललोग्राम लॉ का यूज कर सकते हैं। बच्चों इसी टर्म को अगर हम लोग डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दें तो ऑब्जर्व कीजिए डायरेक्शन में किस तरह से शो की जाएगी। बच्चों ये क्या लिखा है? आई कैप यानी ईस्ट और माइनस जे कैप यानी कि साउथ। तो मैं सिर्फ यहां पर एक ही क्वाड्रेंट बना रहा हूं जिसकी मुझे जरूरत है। ये हो गया साउथ और ये हो गया ईस्ट। तो बच्चों अब अगर हम लोग इनको रिप्रेजेंट कर दें इन वैल्यूज को तो नोटिस कीजिएगा सबसे पहले हमको दिया है फर्स्ट वेक्टर दैट इज tan i कैप। वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लॉ लगा रहे हैं हम लोग। इसको क्या लिख सकते हैं? tan i कैप प्लस ब्रैकेट में माइनस tan j कैप। बच्चों मैं यहां पे रफली लिख देता हूं, इसको क्या लिख सकते हैं? tan i कैप प्लस ऑफ माइनस tan j कैप। बच्चों अब नोटिस कीजिए सबसे पहले मुझे क्या बनाना है? tan i कैप और tan i कैप को मैंने यहां ड्रॉ कर दिया दैट इज tan i कैप। बच्चों tan i कैप के हेड पर किसको जोड़ना है? माइनस tan j कैप। tan i कैप के हेड पर किसको जोड़ना है? माइनस tan j कैप। माइनस tan j कैप कहां जाएगा? नीचे। तो बच्चों ये रहा i कैप का हेड और ये बन गया माइनस tan j कैप। बच्चों नोटिस कीजिए क्या ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है? बिल्कुल। Yes. तो रिजल्टेंट जो होता है वो अपोजिट ऑर्डर में बनता है और इस रिजल्ट का नाम क्या है? VAB। तो यहां पर मैंने लिख दिया दिस इज वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। बच्चों क्या हम लोग ये एंगल निकालकर इनकी डायरेक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर हम लोग एंगल निकाल लें तो बच्चों ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 10 बेस इज 10 तो 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 45। क्या बच्चों आपको याद है कि अगर एंगल 45 है मतलब वेक्टर दोनों ही डायरेक्शन से इक्वली इंक्लाइंड? बिल्कुल सर, साउथ और हाँ बिल्कुल, अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो या तो साउथ ईस्ट बोल दो या ईस्ट साउथ बोल दो, आंसर दोनों से सेम ही माना जाएगा। तो अब बच्चों अपना फाइनल आंसर है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B दैट इज 10√2 मीटर पर सेकेंड। या तो साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ जो भी हमें ऑप्शंस में दिया हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर मार्क कर सकते हैं। बच्चों ये था कैलकुलेशन का तरीका, बट अभी भी हम लोग इसी पे पूरे कॉन्सेप्ट्स पर नहीं आए हैं, अभी सिर्फ कैलकुलेशन सीखा है। आगे धीरे धीरे हम लोग अब इसके कॉन्सेप्ट्स बनाने वाले हैं। अब बच्चों नेक्स्ट जो पार्ट है वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। तो चेक करते हैं, जैसा सर ने बोला था कि मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए पर डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तो चेक करते हैं क्या ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है। यहाँ पर देखिए क्या इसको पर लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। अब बच्चों वेलोसिटी ऑफ B, कार B इज मूविंग विद स्पीड सेम स्पीड अलोंग नॉर्थ। अगर सेम स्पीड ज्यादा इसका मतलब वैल्यू कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ B हो गई 10 मीटर पर सेकेंड J कैप एंड कार A इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट। तो मतलब ये हो गया 10 I कैप। बच्चों ये मेरा डायरेक्टली VBA वेक्टर आ गया। अगर आप ढंग से देखें तो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये बन जाएगा 10 I कैप माइनस 10 J कैप। और मैं इस आंसर को कंपेयर कर रहा हूं यहां से। क्या सर ने जो आंसर निकाला था वो आता 10 I कैप माइनस 10 J कैप। मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10 I कैप माइनस 10 J कैप, उसका क्या माइनस, मतलब उल्टा। इसका मतलब सर ने जो बोला था बात बिल्कुल सही निकली कि ये बिल्कुल रिवर्स हो गया। रिवर्स हो गया इसका मतलब जब भी आप ऑब्जर्वर और जिस पार्टिकल आप ऑब्जर्व कर रहे हो उनको इंटरचेंज कर देंगे तो उस केस के अंदर आपके आंसर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन कैसे हो जाएगा? रिवर्स। और बेटा मैग्नीट्यूड भी चेक कर लेते हैं। तो क्या इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा तो आएगा अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ I का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ J का स्क्वायर। तो यहां से आंसर अभी भी आए 10√2 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों ये तो बात हो गई मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन रिवर्स। अब बात करते हैं कि अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं अगेन ऑन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के फॉर्म में तो कैसे होगा? क्या यहां पर 10 J कैप है मतलब नॉर्थ में और माइनस I कैप है मतलब वेस्ट में। तो मुझे जरूरत है नॉर्थ और वेस्ट की। तो अगर मैं नॉर्थ और वेस्ट की बात करूं तो बच्चों यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं इस चीज को। यहां पर मैंने बना लिया नॉर्थ और यहां बना लिया मैंने वेस्ट। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा यहां पर है 10 J कैप, इसका मतलब पहला वेक्टर 10 J कैप मतलब नॉर्थ में अपवर्ड है। तो मैंने यहां से ओरिजिन से ऊपर गया कितना 10 J कैप। तो बच्चों ये हो गया 10 J कैप और J कैप ऑब्वियसली बात है नॉर्थ को ही कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद बोला गया कि नेक्स्ट है माइनस 10 I कैप, इसका मतलब मुझे 10 चलना है माइनस I कैप की तरफ। तो मैं 10 चल गया माइनस I कैप की तरफ, ये भी हो गया कितना 10। अगर ऐसा कुछ है तो ध्यान दीजिए ये दो वेक्टर बन गए जो सेम ऑर्डर में है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कुछ ऐसा बन जाएगा VBA।
इस रिजल्टेंट को बिल्कुल बोलेंगे VBA वेक्टर। बिल्कुल सही सर, तो ये हो जाएगा VBA वेक्टर। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, सर का जो आंसर आया था वो साउथ और ईस्ट में बिल्कुल यहां पर आया था। मेरा जो आंसर आया वो नॉर्थ और वेस्ट में इधर आया। एंगल भी चेक कर लेते हैं। अगर बच्चों मैं इस एंगल की बात करूं थीटा, तो अगेन यहां पर tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 10 एंड बेस इज 10 दैट इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब थीटा यहां से 45 डिग्री आ गया। इसका मतलब एग्जैक्टली ये वाला जो VBA वेक्टर है ये नॉर्थ और वेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं VBA वेक्टर इज इक्वल्स टू 10√2 मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या लिखेंगे? नॉर्थ वेस्ट या फिर वेस्ट नॉर्थ। तो बच्चों ये जो मेरा आंसर आया है ये सर के आंसर से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है और यूनिट क्या होगी बच्चों? मीटर पर सेकंड। तो ये अपना आंसर्स तो हो गए। अब रही बात, क्या हर बार अपने को इतना कंफ्यूजन लेना पड़ेगा कि कभी तो यहां पर आंसर आ रहा है साउथ ईस्ट, कभी आंसर आ रहा है नॉर्थ वेस्ट, और यहां पर जो बात हो रही थी वो तो हो रही थी ईस्ट और नॉर्थ की, और ईस्ट और नॉर्थ तो दोनों के अंदर ही कहीं पर ही नहीं है, यहां पर तो नॉर्थ वेस्ट है। तो सर ऐसा क्या हो गया कि अपन बच्चों को इस चीजों को बहुत आसानी से समझा दें कि यहां पर इन सब चीजों का फंडा क्या है? बिल्कुल। देखिए बच्चों, सर ने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात रखी है सामने कि एग्जैक्टली हम लोग क्वेश्चन में तो देख रहे थे कि एक ईस्ट है एक नॉर्थ है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फाइनल आंसर नॉर्थ और ईस्ट की टर्म में आना चाहिए था, पर यहां तो ईस्ट के साथ साउथ जुड़ गया, वहां नॉर्थ के साथ वेस्ट जुड़ गया। तो ये साउथ और वेस्ट कहां से इंट्रोड्यूस हो गए? तो सर इसको हम लोग वापस से अपने उन्हीं एग्जाम्पल्स की तरफ लेके चलते हैं जो हम लोग बच्चों को कई बार दे चुके हैं। तो बच्चों आइए सिर्फ अपने रिजल्ट्स को ध्यान रखिए जो हमने कैलकुलेट किया। अब हम लोग इन रिजल्ट्स को शॉर्ट में कैसे सॉल्व करते हैं उस पर बात करते हैं, और अब बात करते हैं कि ये डायरेक्शंस अलग से क्यों इंट्रोड्यूस हुई, और अब बात करते हैं कि रिलेटिव का एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो वही चीज बच्चों, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग कई बार इस एग्जांपल पर भी डिस्कशन कर चुके हैं। बच्चों याद कीजिए, ट्रेन, प्लेटफॉर्म और कोटा स्टेशन हम कई बार बात कर चुके हैं। बच्चों मानकर चलिए कि हम यानी कि किसी भी ऑब्जर्वर को हम लोग कंसीडर कर ले, या हम दोनों मानकर चलिए ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और ट्रेन जो है वो कोटा स्टेशन की तरफ आ रही है ना। और हम लोग जब भी ट्रेन में होते हैं और जैसे ही हमें विंडो से कोटा स्टेशन दिखाई दिया, तो इन जनरल हमारे मुंह से जो स्टेटमेंट निकलता है वो क्या होता है? कोटा आ रहा है। कोटा आ गया। मतलब हमने खुद को किस पे मान रखा है? रेस्ट पे। हम कौन थे? ऑब्जर्वर। खुद को किस पे माना? रेस्ट पे। और हम आगे नहीं जा रहे, कोटा पीछे आ रहे हैं। एट द सेम टाइम प्लेटफॉर्म पे कोई बंदा चल रहा होगा और उसको ट्रेन दिखी होगी, तो वो क्या बोल रहा होगा? ट्रेन आ रही है। डेफिनेटली। मतलब उसने ये नहीं सोचा कि मैं भी आगे जा रहा हूं, वो क्या बोल रहे हैं कि ट्रेन पीछे आ रही है। तो बच्चों हर बार हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि ऑब्जर्वर खुद को हमेशा रेस्ट में मानता है। बिल्कुल सर। ऑब्जर्वर हमेशा खुद को रेस्ट में मानता है और अपनी वेलोसिटी दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में दे देता है। बिल्कुल। ऑब्जर्वर खुद को तो रेस्ट में मानता है और अपनी वेलोसिटी दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने ट्रेन का एग्जाम्पल दिया, हम ट्रेन में बैठकर आगे जा रहे थे, तो हमने स्टेटमेंट क्या दिया? कोटा आ गया। मतलब मैंने ये नहीं बोला मैं आगे जा रहा हूं, मैंने बोला कोटा आ गया। मतलब मैंने अपनी आगे वाली वेलोसिटी खुद की कंसीडर नहीं की और अपनी वेलोसिटी कोटा को अपोजिट डायरेक्शन में दे दी, जिसकी वजह से मैंने स्टेटमेंट दिया कि कोटा आ रहा है। बिल्कुल। या फिर अगर इस सिचुएशन को मैं नोटिस करूं, ये पेन है और इस पेन को ऐसे चलते हुए मैं देखूं, तो मैं क्या बोलूंगा? पेन मेरे रिस्पेक्ट में पीछे जा रहा है। मतलब मैंने खुद को तो रेस्ट में माना और ये बोल दिया पेन मेरे रिस्पेक्ट में पीछे जा रहा है। मतलब मैंने अपनी वेलोसिटी कंसीडर नहीं की, ऊपर से खुद की वेलोसिटी इसको अपोजिट डायरेक्शन में दे दी। बिल्कुल। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। सर कई बार हम लोग जब जर्नी कर रहे होते हैं, अपनी कार में होते हैं या किसी भी गाड़ी में होते हैं, और मान लीजिए किसी पर्टिकुलर चीज का हम लोग वेट कर रहे होते हैं कि वो चीज आने वाली है, वो होटल आने वाला है, तो हम लोग क्या स्टेटमेंट बोलते हैं किसी से कि होटल आ गया क्या? हाँ। या होटल निकल गया क्या? तो मतलब हम खुद को चलता हुआ नहीं मान रहे, होटल हमारे पास चल के आ रहा है, होटल हमसे निकल गया। मतलब हम खुद को रेस्ट पे मान रहे हैं और अपनी वेलोसिटी दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में दे रहे हैं। बिल्कुल। तो बच्चों जो मैंने बोला उसको ध्यान से सोचिए, अपनी वेलोसिटी दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में दे दे। मैं खुद को आई कैप में चलता हुआ नहीं मानूंगा, मैं खुद को तो रेस्ट पे मानूंगा और अपनी वेलोसिटी दूसरे को माइनस आई कैप में पकड़ा दूंगा। यह स्टेटमेंट जो हमने दिया वो हम बारी बारी से प्रूफ करके बता रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने किया था उसको हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। बच्चों ईस्ट में कौन चल रहा था? ए। बिल्कुल सर, 10 आई कैप। और नॉर्थ में कौन चल रहा था? बी, 10 जी कैप। सबसे पहला क्वेश्चन था बच्चों वेलोसिटी ऑफ क्या था? ए विद रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इस बार मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, इस बार हम डायरेक्शन ओरली निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं? चेक कीजिए।
सबसे पहले बच्चों क्या कीजिए, हम लोग डेली लाइफ में कई बार जब भी अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और दो पार्टिकल साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं उस क्वेश्चन में, तो हम जनरली ये स्टेटमेंट सुनते हैं कि अच्छा ये दो पार्टिकल चल रहे हैं और इनको आपको सॉल्व करना है, तो ऐसा करो दोनों को मत चलाओ, एक को रोक दो। ऐसे स्टेटमेंट होते हैं कि दो पार्टिकल चल रहे हैं, ऐसा करो दोनों को मत चलाओ, एक को रोक दो। तो एक को रोकने का मतलब क्या है, उसको ऑब्जर्वर बना दो। एक को रोकने का मतलब क्या है, उसको ऑब्जर्वर बना दो और उसकी वेलोसिटी दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में दे दो। देखो कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन था VAB। बच्चों बताओ ऑब्जर्वर कौन है, B। और A कहां जा रहा है, I कैप में। तो ये हो गया A की वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू 10 I कैप। बिल्कुल सर। अब बच्चों मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, किसको ऑब्जर्वर बनाया है, इस B को। बिल्कुल सर। और B को अगर मैंने ऑब्जर्वर बनाया है तो इसका मतलब B को रोक दो। बिल्कुल ठीक है। B को रोक दो। B को रोक दो। और B को रोक दो मतलब B की वेलोसिटी किसको दे दो, A को इन अपोजिट डायरेक्शन। किसको दे दो, A को अपोजिट डायरेक्शन में। ये कौन है बच्चा, A को अपोजिट डायरेक्शन में B की वेलोसिटी पकड़ा दो। B को हम लोगों ने 10J कैप दिया था, इसकी वेलोसिटी A को अपोजिट डायरेक्शन में दे दोगे तो ये क्या बन जाएगा, -10J कैप। बच्चों ये रिजल्ट आ गया। ये कौन था, ईस्ट, ये कौन था, साउथ, तो आंसर आ गया साउथ ईस्ट। बिल्कुल सर। और ऑब्जर्व कीजिए प्रीवियस आंसर हमारा यही था, दैट इज साउथ ईस्ट। तो एग्जैक्टली जब भी मैं बोलूं या जब भी सर बोले कि दो पार्टिकल चल रहे हैं, एक को रोक दो, एक को रोक दो मतलब उसको ऑब्जर्वर बना दो और उसकी वेलोसिटी या उसकी जो वैल्यूज है वो दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में दे दो। क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व होगा। कारण क्योंकि दो पार्टिकल को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करने से बेटर है, चलाने से बेटर है एक को चलाओ, एक को ऑब्जर्वर बना दो, क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा जैसे कि अब तक के हुए थे जल्दी। अब देखिए दूसरा जो रिजल्ट था VBA, वो फिर से आपको सर इसी मेथड से सॉल्व करके बता रहे हैं, चेक कीजिए। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे डायग्राम तो यही है, B और A विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 I कैप और 10 J कैप जा रहे थे। अब मुझे इस बार ढूंढना है वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A। नाउ हु इज ऑब्जर्वर, A इज ऑब्जर्वर। सर ने बोला A को रोक दो, मैं एक काम करता हूं A को रोक देता हूं। अगर A को रोक देंगे तो 100% इसको अपन मान लेंगे कि ये रेस्ट पर आ गया, इसकी स्पीड 0 हो गई। पर इसकी स्पीड मिलेगी किसको, B को अपोजिट डायरेक्शन में। तो सोचो ध्यान से, यहां पर जो B था वो B ऊपर जा रहा था, J कैप 10 J कैप। बिल्कुल ये डायरेक्शन अपन J कैप मान रहे हैं, ये 10 से ऊपर जा रहा था। अब A जो था वो ईस्ट साइड जा रहा था विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब अपन ने जैसे ही इसको रोका A को, इसने इसकी स्पीड दे दी B को अपोजिट डायरेक्शन में। तो कहां पर आ गई, वेस्ट में। और वैल्यू तो अभी भी सेम रहेगी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, ओनली डायरेक्शन रिवर्स। तो बच्चों इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा क्या वो यही आएगा, बिल्कुल। और यही वो है VBA वेक्टर जिसको अपन ने पहले भी फाइंड आउट करा था। और अभी भी ध्यान दीजिए ये एंगल अभी भी 45 डिग्री आ रहा है, बिकॉज इधर भी 10 है इधर भी 10 है। और ये कौन सी डायरेक्शन में आ गया, इधर कौन है, नॉर्थ, इधर कौन है, वेस्ट। तो क्या ये जो रिजल्टेंट आ रहा है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, और अपना पहला वाला आंसर भी नॉर्थ वेस्ट ही आया था। तो सर इसके अंदर एक दो एग्जांपल और मैं एडप्ट कर देता हूं कि सपोज अपन जब ट्रेन में होते हैं तो अपन पटरियों की तरफ नीचे देखते हैं खिड़की से, तो क्या लगता है पटरी कहां जा रही है, पीछे। इसका अपन अपने आप को ट्रेन को रेस्ट पे मान के पटरी पीछे मान लेते हैं। और बच्चों वहीं पर अगर सामने से कोई ट्रेन अपने को अपोजिट डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देती है तो सर अपन जनरली क्या कहते हैं, बहुत तेजी से निकल गई। एग्जैक्टली कि वो ट्रेन तो अपनी ट्रेन से तेज चल रही है और बहुत तेजी से निकल गई। पर बच्चा आपको क्या मालूम आपकी ट्रेन कितने से चल रही है, हो सकता है आपकी ट्रेन उससे भी तेज चल रही हो। तो जो भी ये इफेक्ट्स आ रहे हैं कि अपन कह रहे हैं कि सामने वाला बहुत तेज चल रहा है अपने के रेस्पेक्ट में, तो बच्चों वो सब कंसेप्ट रिलेटिव है, आपका दिमाग उस टाइम रिलेटिव सोच रहा होता है। तो वही कंसेप्ट ये है कि आप अपनी स्पीड उसको दे देते हो अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, मतलब खुद को रेस्ट मानना, खुद को रेस्ट मानना। तो बच्चों समरी क्या तैयार हुई, जब भी अब आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दो में से एक को चलाएंगे। एक को चलाने से बेनिफिट है कि दो को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, उससे बेटर है ना कि दूसरे को रोक दो, उसके सारे पैरामीटर्स पहले को पकड़ा दो और सिर्फ एक को सॉल्व करो, अपने आंसर्स वापस से निकल कर आएंगे जल्दी से जल्दी। और इसी की प्रैक्टिस बच्चों हम लोग अगर आपको रेगुलर करा रहे हैं तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा, इन्हीं चीजों को आप समझें। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, A car is moving with velocity 10 meter per second along north and a truck is moving with the same speed along the direction 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट या फिर ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ। फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ट्रक। किसके रेस्पेक्ट में, ट्रक के रेस्पेक्ट। ट्रक ऑब्जर्वर हो गया, ट्रक ऑब्जर्वर हो गया। इसका मतलब ट्रक को ही रोकना है और ट्रक की स्पीड अपने को कार को देनी है और अपोजिट डायरेक्शन में देनी है। तो बच्चों पहले अपन बेसिक डायग्राम बना लेते हैं। कार इज मूविंग 10 मीटर पर सेकंड अलॉन्ग नॉर्थ, मतलब जो कार है वो 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है नॉर्थ की तरफ। बच्चों बाय डिफॉल्ट नॉर्थ का है, ऊपर ही है। एंड अ ट्रक इज मूविंग विद द सेम स्पीड अलॉन्ग डायरेक्शन 30 डिग्री नॉर्थ
ऑफ ईस्ट या फिर ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, आप दोनों ही भाषा में इसको बोल सकते हो। तो क्या इसका मतलब निकलेगा? ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, इसका मतलब ये कार हो गया और जो ट्रक होगा वो यहां कहीं होगा, और जो ट्रक की स्पीड है वापस वो कितनी है? सेम स्पीड, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो बच्चों मैंने ट्रक की जो स्पीड बनाई है वो ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ बना दी। बच्चों ये तो मैंने विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बनाया है। अब अपने को क्या ढूंढना है? फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ट्रक। क्या इसको लिखने का तरीका होगा? वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ट्रक। अब बच्चों मेरे को ये फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? इस ट्रक को रोककर इसकी स्पीड कार को दे देंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो बच्चों देखो डायग्राम कैसा बनेगा। यहां पर कार एज यूजुअल 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई कार की स्पीड, और कार को ही मैंने अपोजिट डायरेक्शन में ट्रक की स्पीड दे दी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों मैंने बोला अपोजिट डायरेक्शन में, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पर इसी का अपोजिट बना देता हूं तो ये एंगल 30 है, तो यहां पर मैंने लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ये 30 तो ये वाला भी 30, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और बच्चों ये एंगल कितना हो गया? 90। इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 120 डिग्री। तो बच्चों ये जो स्पीड है, ये स्पीड अब कार के पास आ चुकी है। अपन सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? कार की। और ट्रक विद रेस्पेक्ट टू ट्रक, और ट्रक कैसा है? रेस्ट पे मान के अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो अब यहां पर कार के बीच की देखो, एक स्पीड तो है 10 मीटर पर सेकंड और दूसरी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, दोनों की जो एंगल है 120 डिग्री। अब बच्चों आप बोलोगे सर दो स्पीड तो एक साथ हो नहीं सकते, मतलब रिजल्टेंट निकालना है। अब बच्चों एक बार मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूं। क्या अपने को जब भी कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां पर भी सेम और यहां पर भी सेम, मतलब दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड अगर सेम है और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री होता था, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता था? सेम ही आता था। सेम ही आता था, किसी भी दोनों वेक्टर के बराबर। बाइसेक्ट भी करता था। एग्जैक्टली सर, इसका मतलब जो रिजल्टेंट आएगा वो एग्जैक्टली इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच आएगा। उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड होगी, और इधर से भी एंगल 60 डिग्री बनाएगा और इधर से भी एंगल 60 डिग्री बनाएगा। पर सर अगर मान लीजिए 120 डिग्री नहीं होता तो ये बच्चा कैसे सॉल्व करता? बिल्कुल। तो बच्चों देखिए सर ने एक और बात पूछी है कि ये तो 120 डिग्री था, ये इक्वल मैग्नीट्यूड थे, तो फटाफट से हम लोगों ने अपनी शॉर्ट ट्रिक लगा दी वेक्टर एडिशन वाली कि इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स को 120 डिग्री पर ऐड कर दें तो रिजल्ट भी सेम आता है और उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। बिल्कुल। पर जैसा सर ने बात रखी कि अगर इनके मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होते, एंगल अलग होता, तो क्या करते हैं? तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट निकालने का बेसिक फॉर्मूला हमको पता है। जो थीटा है वो ढूंढ लो, उनके a और b को इस तरह से ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। और उनके बीच का एंगल निकालना है तो tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। इस तरह से वो सॉल्व हो जाएगा। पर बच्चों आपने देखा कितनी शॉर्ट में सर ने आपको सॉल्व करके बताया। हाँ, अभी अपने को इसके और डायरेक्शंस लिखने हैं। बिल्कुल। तो अब अपने पास ये डेटा तो आ गया, तो अब बच्चों आपने क्या क्या देखा? अगर तुम आप फाइनल आंसर देखो तो ये फाइनल वेलोसिटी है, इसका डायरेक्शन नॉर्थ से 60 डिग्री है वेस्ट की तरफ। तो व्हाट आई कैन से कि वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ट्रक इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और सर इसका डायरेक्शन अपन क्या लिखेंगे? 60 डिग्री। ऐसा लिख सकते हैं ना, नॉर्थ से 60 डिग्री वेस्ट की तरफ। बिल्कुल, या तो ऐसे लिख देते हैं, तो नॉर्थ से 60 डिग्री वेस्ट की तरफ, या वेस्ट 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, इसको ऐसा ही पढ़ सकते हैं बच्चों, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ या नॉर्थ से 60 डिग्री वेस्ट की तरफ। तो बच्चों ये इसका क्या हो गया आंसर। मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो आपके पास मैग्नीट्यूड भी है, और डायरेक्शन पूछेंगे डायरेक्शन भी है। और बच्चों अगर कंपोनेंट फॉर्म में होगा तो आप इसे कंपोनेंट कर देना, एक जे कैप की तरफ और एक माइनस आई कैप की तरफ, उससे आपका आंसर कंपोनेंट फॉर्म में भी आ जाएगा। बिल्कुल, जैसा हमने इक्वेशन सिखाई है उसमें। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो बच्चों ऑब्जर्व किया आपने कि विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड हम लोग क्वेश्चन को फटाफट से सिर्फ डायग्राम बनाने की देर थी, हमने कहीं कुछ भी नहीं लिखा और आंसर निकल कर आया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। आपने सुना होगा बच्चों, हम लोग 11th क्लास में ये चीजें पढ़ लेते हैं, बहुत आसान सी होती है कि हमको सिखाया जाता है कि दो वैल्यूज यानी कि दो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है और रिलेटिव निकालना है तो ऐड कर दो। अपोजिट डायरेक्शन की बजाय अगर सेम डायरेक्शन में हो और रिलेटिव निकालना है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो एग्जैक्टली ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसको हम लोग कैसे अपने ही मेथड से सीखें उस पर बात करते हैं। बिल्कुल सर। तो बच्चों हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। अभी आपने नोटिस किया कि जो हमने क्वेश्चंस लिए थे उसमें एक पार्टिकल जे कैप में था, एक आई कैप में था, ट्रक वाले क्वेश्चन में किसी बीच में एंगल पे था। मतलब हम कह सकते हैं कि उनमें पार्टिकल लीनियरली कोलिनियरली मूव नहीं कर रहे थे। पर अब हमारे पास सिर्फ ये बात चल रही है फॉर सेम डायरेक्शन। पहले क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसको अपन एनालाइज करेंगे। व्हेन टू पार्टिकल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, then magnitude of their relative velocity, जिसको relative speed भी बोल सकते हैं, is equal to the difference between their individual speeds।
अब बच्चों देखिए, इसको अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो इसको मैं स्टेटमेंट को यहीं छोड़ देता हूं, अपन ने जो सीखा उस पर बात करते हैं। बच्चों कौन सी डायरेक्शन में चलाना है? सेम डायरेक्शन। तो मानकर चलिए कि यहां पर है पार्टिकल A और इसकी वेलोसिटी मैंने ले ली VA इज इक्वल टू 10 i कैप। ओके सर। और एक पार्टिकल है B, इसकी वेलोसिटी ले ली मैंने आगे की तरफ 5 i कैप, जिसका नाम है वेलोसिटी ऑफ B, मीटर पर सेकेंड इनकी यूनिट है। बच्चों जैसा कि हम लोगों ने सीखा वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B मुझे कैलकुलेट करना है, तो एक मेथड तो मेरे पास है कि मैं लिख दूं VA माइनस VB। इससे VA कितना है 10 i कैप, VB कितना है 5 i कैप, आंसर कितना आया 5 i कैप, है ना। और अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लिया जाए तो मैग्नीट्यूड डायरेक्टली क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ i कैप का होल स्क्वायर इनटू रूट अंडर रूट के अंदर, तो ये आ गया 5। तो ये तो हो गया अपना मेथड जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में इक्वेशन सीखी थी। बट बच्चों अब इतना लंबा हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसी चीज की तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। बताओ बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू बी मैंने ऑब्जर्व किया, किसको ऑब्जर्वर बनाया? बी को। किसको ऑब्जर्वर बनाया? बी को। तो अब ऐसा करते हैं कि इस डायग्राम में बी को रोक देते हैं। अब मैंने अगर बी को रोक दिया तो बी की वेलोसिटी का क्या करूंगा? ए को दे देंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर बच्चों मैंने बी को रोक दिया तो बी की वेलोसिटी ए को अपोजिट डायरेक्शन में दे दी। अपोजिट डायरेक्शन में क्या लिखूंगा? माइनस 5 i कैप। बिल्कुल। अब बच्चों बी रुक चुका है, जो भी है वो ए के पास है। ए के पास एक वेलोसिटी आगे की तरफ है 10 i कैप और एक है पीछे की तरफ माइनस 5 i कैप। बच्चों इन दोनों का रिजल्ट कितना बचेगा? 5 i कैप। तो अब मैं लिखने जा रहा हूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 5 i कैप। जरा मैच कीजिए आंसर 5 i कैप। तो इतना बड़ा मेथड करने से बेटर है कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, या तो ऐसे सोच लीजिए या फिर रिजल्ट डायरेक्टली लिखा हुआ है कि अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनकी इंडिविजुअल स्पीड को सब्ट्रैक्ट करके लिख दो। बच्चों हम रिलेटिव स्पीड निकाल रहे हैं, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। बिल्कुल। और स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है। और मानकर चलिए कि मुझे इसी क्वेश्चन में बोला गया कि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, उनकी रिलेटिव स्पीड निकालिए, तो आप क्या करोगे? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाओगे। मानकर चलिए कि इस क्वेश्चन में मुझे जल्दी से अब VAB पूछा होता तो मैं आंसर क्या देता? 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। बिल्कुल। पर अगर इसी क्वेश्चन में VBA कर दिया होता तब VBA, बिल्कुल, तो B की वैल्यू कितनी थी? 5 और A की वैल्यू कितनी है? 10। तब भी मैं स्पीड निकालने के लिए बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू ही करूंगा, दैट इज 5। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो बच्चों इसी को हम लोगों ने यहां पे लिखा और इसी को यहां पर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं मैथमेटिकली। बच्चों इन सबको मैं हटा देता हूं फिलहाल, सो दैट आपको ये सारी चीजें एकदम से श्योर हो जाए। बच्चों वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, दोनों की डायरेक्शन सेम है। बिल्कुल। तो VBA निकालोगे तो इक्वेशन में ऐसे लिखोगे VB माइनस VA। VAB निकालोगे तो इक्वेशन में VA माइनस VB। पर अगर इनका मैग्नीट्यूड ले लोगे फॉर फाइंडिंग रिलेटिव स्पीड, तो आप हमेशा क्या करोगे, चाहे VBA हो या VAB हो, क्या लिखा हुआ है? VA और पॉजिटिव डिफरेंस किसके साथ? VB के साथ। मतलब इस साइन का मतलब है कि इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटाया। बिल्कुल सर।